पेड़ पर जादुई सेब का घर। बहुत समय पहले की बात है। शहर से दूर रामपुर गांव में राखी अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी से रह रही थी। राखी के माता पिता गरीब मजदूर थे, जो दूसरों के खेतों में मजदूरी करके अपने परिवार का खर्चा चलाते थे। राखी गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने जाया करती थी। उन सभी का जीवन हंसी खुशी से गुजर रहा था कि तभी एक दिन राखी जब स्कूल में पढ़ रही होती है तो उसे बुलाने गांव का एक बंदा स्कूल जाता है। तभी राखी को खबर लगती है कि एक पेड़ उसके माता पिता के ऊपर गिर गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। ये खबर सुनकर राखी के होश उड़ जाते हैं और वो वहीं खड़ी होकर रोने लगती है। गांव का वो बंदा राखी को जैसे तैसे उसके घर छोड़ देता है। थोड़ी देर बाद राखी और गांव वाले मिलकर उसके माता पिता का अंतिम संस्कार कर देते हैं। इसी तरह दिन निकल रहे होते हैं। राखी अपने माता पिता की तरह दूसरों के खेतों में मजदूरी करके अपना पेट पाला करती थी। राखी बहुत ही दयालु और साफ दिल की लड़की थी। राखी रोज सवेरे मंदिर जाकर भिखारियों को खाना खिलाया करती थी। राखी के पास जो कुछ भी होता उसी से वो जरूरतमंदों की मदद करती थी। एक दिन राखी के घर उसकी सहेली मंजू आती है। अरे मंजू, कैसी हो? बहुत दिनों बाद आना हुआ तुम्हारा इधर। सब कुशल मंगल तो है ना? नहीं राखी, कुछ ठीक नहीं है। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मेरे पिताजी की कल रात अचानक तबीयत खराब हो गई, जिस वजह से वे अस्पताल में भर्ती है। डॉक्टर ने उनके इलाज के लिए 50,000 रुपए की मांग की है। राखी, कृपया मेरी मदद करो। अगर आज के आज 50,000 रुपए का इंतजाम नहीं हुआ तो मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो जाएगा और मैं भी तुम्हारी तरह अनाथ हो जाऊंगी। शुभ शुभ बोलो मेरी सहेली। मुझे ये खबर सुनकर बहुत अफसोस हुआ, परंतु तुम तो जानती ही हो मैं भी तुम्हारी तरह एक गरीब इंसान ही हूँ। भला मैं इतनी जल्दी इतने रुपयों का इंतजाम कैसे करूँगी? परंतु जो मुझसे बन पड़ेगा मैं जरूर करूँगी। अभी तुम अस्पताल जाओ और अपने पिताजी का ध्यान रखो। मैं शाम तक कुछ न कुछ इंतजाम करके अस्पताल आती हूँ। मेरे होते हुए तुम्हारे पिताजी को कुछ नहीं होगा। तुम शाम तक का इंतजार करो, मैं कुछ न कुछ करके पैसों का इंतजाम करती हूँ। इस तरह मंजू वहाँ से चली जाती है। वहीं राखी मंजू के पिताजी के बारे में सोचने लगती है और मन ही मन उदास होती है। हे भगवान, कृपया मेरी सहेली के पिताजी की जान बचा लो, नहीं तो वो भी मेरी तरह अनाथ हो जाएगी। ऐसे में वो अपना खर्चा कैसे चलाएगी और उसके घर शादी ब्याह का रिश्ता कौन लेकर आएगा? तभी राखी के मन में एक ख्याल आता है और उसे अपनी माँ के शादी के गहने याद आ जाते हैं। राखी तुरंत घर में अंदर जाकर बक्से से अपनी माँ के शादी के गहने उठा लेती है। राखी वो गहने सुनार के पास गिरवी रखवाकर 50,000 रुपए ले लेती है। राखी वो पैसे लेकर सीधा अस्पताल जाती है और मंजू को वो सारे रुपये दे देती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, परंतु मंजू राखी को वो रुपया नहीं लौटाती। कई दिनों से काम ना मिलने के कारण राखी बहुत गरीबी से गुजर रही थी। ये देखकर वो शहर जाने का फैसला लेती है। इसी तरह थोड़ी देर बाद राखी शहर काम ढूंढने के लिए निकल जाती है। राखी के पास शहर जाने का किराया नहीं होता, इसलिए वो जंगल के रास्ते पैदल ही शहर जाने का फैसला करती है। राखी चलते चलते बहुत थक जाती है और उसे जोरों से भूख भी लगती है। तभी राखी एक पेड़ की छांव के नीचे बैठ जाती है। वो घर से अपने लिए तो रोटी बनाकर लाई थी। राखी रोटी खाने ही जा रही होती है कि तभी उसके पास एक कुत्ता आ जाता है। राखी कुत्ते को अपने पास खड़ा हुआ देखकर उसे एक रोटी दे देती है। कुत्ता वो रोटी लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी थोड़ी देर बाद 2-4 पक्षी उड़ते हुए राखी के पास आते हैं और उसके पास ही बैठ जाते हैं। राखी उन्हें देखकर आधी रोटी उन्हें खाने को दे देती है। वो पक्षी रोटी खाकर उड़ जाते हैं। अब राखी के पास केवल आधी रोटी ही बची थी।
राखी जैसे ही रोटी खाने जा रही होती है कि तभी वहाँ एक चूहा आ जाता है। राखी चूहे को देखकर वो आधी रोटी भी उसे दे देती है। इसके बाद राखी पानी पीकर ही वहाँ विश्राम करने लगती है। तभी उसके कानों में एक आवाज आती है। हा 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 हा, बहुत खूब, मैं खुश हुआ तुम्हारी दरिया दिली देखकर। बहुत अच्छे राखी बेटा। तभी राखी इधर उधर देखती है और कहती है, कौन है? कौन है ये किसकी आवाज है? सामने देखो बेटा, मैं पेड़ बोल रहा हूँ। इसके बाद राखी देखती है कि सच में एक पेड़ बात कर रहा है। ये देखकर राखी आश्चर्यचकित रह जाती है और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। क्या तुम बोल सकते हो? ये सब तो मुझे जादुई लग रहा है। हाँ नन्ही बेटी, मैं बोल सकता हूँ। मैं एक जादुई पेड़ हूँ और मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी दरिया दिली और नेक व्यवहार देखकर मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मांगो, तुम मुझसे क्या मांगती हो? हे जादुई पेड़, तुमने मुझसे बात की और मेरी प्रशंसा की, मेरे लिए यही काफी है। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मैं शहर जा रही हूँ काम की तलाश में। वाह बेटी, तुम तो बहुत अच्छी हो। तुम यहाँ पेड़ के नीचे विश्राम कर रही थी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे घर में आकर विश्राम करो और वो घर तुम्हें जो भी तोहफा दे उसे कबूल करो। इतना कहकर वो पेड़ जादुई सेब के घर के रूप में बदल जाता है। आओ बेटा, तुम मेरे इस घर में आ जाओ। इस घर में तुम्हें चैन की नींद आएगी और तुम्हारी सभी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। राखी पेड़ की बात सुनकर उसके अंदर जाने लगती है। अंदर जाकर राखी देखती है कि वो पेड़ का सेब घर बहुत ही ज्यादा बड़ा और आलीशान है। राखी उस घर में जाकर भरपेट खाना खा लेती है। राखी खाना खाकर सोने के लिए बेडरूम में चली जाती है। इसी तरह कुछ घंटे बीत जाते हैं। शाम के समय राखी वापस शहर जाने के लिए पेड़ के घर से बाहर आ जाती है। राखी पेड़ का धन्यवाद देकर उसको नमस्कार करती है। तभी पेड़ उसे खुश होकर एक खजानों से भरा संदूक देता है और कहता है, ये लो राखी, ये संदूक तुम ले जाओ और हाँ, ध्यान रखना, इस संदूक का खजाना कभी खत्म नहीं होगा। इस खजाने का इस्तेमाल तुम नेक काम करने और लोगों की मदद करने में लगाना। राखी पेड़ की बात सुनकर वो खजाना अपने साथ ले जाती है। इस तरह उस दिन के बाद से राखी उस खजाने की मदद से गांव की सबसे अमीर लड़की में बदल जाती है। उस जादुई पेड़ की मदद से राखी का जीवन हंसी खुशी से बीतने लगता है। एक दिन मंजू राखी को लोगों की मदद करते हुए देखती है और सोचती है, अरे ये राखी तो गरीबों में कुछ बांट रही है। इसके पास इतना धन कहाँ से आया? कुछ दिन पहले तो ये मेरी तरह ही गरीब ही थी और आज उसके पास इतने सुंदर कपड़े और पैसे कहाँ से आए? तभी वहाँ से गुजर रहे एक बूढ़े बाबा से मंजू पूछती है, अरे दादा, ये राखी यहाँ क्या बांट रही है? अरे राखी बिटिया लोगों को पहनने के लिए कपड़े और खाने के लिए राशन बांट रही है। राखी बिटिया यहाँ रोज गरीबों के लिए राशन और कपड़े लाती है। भगवान उनको लंबी उम्र दे। इतना कहकर वो दादा वहाँ से चले जाते हैं। अरे ये राखी रातों रात मालामाल कैसे हो गई? इसका क्या राज है? मुझे पता लगाना ही होगा। इस तरह उस दिन से मंजू राखी पर नजर रखने लगती है। तभी शाम के समय राखी जब घर से निकल रही होती है तो मंजू भी राखी का पीछा करने लगती है। पीछा करते करते वो दोनों एक जंगल में पहुंच जाते हैं। तभी मंजू राखी को पेड़ से बात करते हुए सुन लेती है और उसे सारा राज पता चल जाता है। हे जादुई पेड़, मैं आपका धन्यवाद करने आई हूँ। आज आपकी वजह से ही मैं इतनी धनवान बन गई और मैं लोगों की मदद करने के लायक भी बनी। आज मेरे पास जो कुछ भी है आपका ही दिया हुआ है। अगर आप उस दिन मेरी मदद ना करते तो शायद मैं शहर में कहीं लोगों के झूठे बर्तन धो रही होती। प्यारी बेटी, ये सब तो तुम्हारे अच्छे कर्मों और अच्छी सोच की वजह से हुआ है।
बेटी, जीवन में किसी दूसरों के काम आना ही तो जीवन है। नन्ही बेटी, अगर जीवन में कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो निसंकोच होकर मेरे पास चली आना। इस तरह पेड़ और राखी एक दूसरे से बातें करते हैं। थोड़ी देर बाद जब राखी घर चली जाती है तो पीछे से मंजू उस पेड़ के पास आ जाती है। हे जादुई पेड़, मैंने तुम्हारी और राखी की सभी बातें सुन ली है और मुझे राखी के रातों रात अमीर होने का राज पता चल गया है, इसलिए आप मुझे भी ढेर सारा धन दो, मैं भी अमीर होना चाहती हूँ। हे स्वार्थी लड़की, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा क्योंकि तुम्हारे अंदर लालच की भावना है और मुझे पता है लालची व्यक्ति कभी किसी का भला नहीं कर सकता। अगर तुम्हें धनवान बनना है तो पहले एक ईमानदार और साफ नीयत के इंसान बनो। मुझे पता है तुमने अस्पताल का झूठा बहाना लगाकर राखी से 50,000 रुपए लूट लिए और अब तुम उसको उसके पैसे देने की नीयत भी नहीं रखती। यहाँ से चली जाओ वरना तुम मेरे गुस्से का सामना नहीं कर पाओगी। मंजू पेड़ की बात सुनकर उदास हो जाती है और उसे अपनी गलतियों पर पछतावा होने लगता है। हे जादुई पेड़, आज तुमने मुझे मेरी गलतियों का एहसास दिला दिया कि मैं एक स्वार्थी जीवन जी रही थी, परंतु अब मैं एक ईमानदार व्यक्ति बनकर दिखाऊंगी। इसके बाद मंजू दोनों हाथ जोड़कर पेड़ से माफी मांगती है और उस दिन के बाद वो मेहनत से मजदूरी करके और ईमानदारी का जीवन जीना शुरू कर देती है। सुंदर नगर में आसिमा अपने माता पिता के साथ रहती थी। आसिमा के पिता का ट्रेन हादसे में पैर कट जाता है, जिस वजह से वो घर में रहते हैं। उसकी माँ दूसरों के घरों में काम करके किसी तरह अपने घर का गुजारा करती थी। आसिमा बहुत साहसी और नेक दिल थी। वो हर किसी की मदद करती थी। एक बार की बात है, आसिमा जब स्कूल से घर आ रही होती है तभी रास्ते में उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। अरे बचाओ बचाओ, प्लीज कोई तो मुझे बचाओ। आसिमा थोड़ा डर जाती है क्योंकि आज वो जंगल के रास्ते से घर आ रही थी और वो जंगल बहुत ही भूतिया और खतरनाक माना जाता था। अरे ये तो किसी लड़के के चिल्लाने की आवाज है, शायद कोई मुसीबत में है, मुझे चलकर देखना चाहिए। लेकिन ये जंगल तो भूतिया है, कहीं मैं कोई मुसीबत में ना फंस जाऊं। चाहे जो हो, मुझे चलकर देखना होगा। ये सोचकर आसिमा आवाज की तरफ बढ़ने लगती है। वहाँ पहुंचकर वो देखती है कि एक डायन किसी राजकुमार को दलदल के ऊपर पेड़ पर उल्टा लटका रखी है। तुझे आज मरने से कोई नहीं बचा सकता। तूने मेरी बेटी को पंडित से कहलवाकर सदा के लिए एक बोतल में कैद करवा दिया था ना। अब मैं तुझे सदा के लिए इस जीवन से मुक्ति दिलाऊंगी। तुम अपने इस मंसूबे में कभी कामयाब नहीं हो पाओगी। तेरी बेटी ने बहुत बुरे काम किए थे, उसे उसकी सजा मिल गई और तुझे भी बहुत जल्दी तेरे बुरे कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। फिलहाल तो तुम अपना सोच, क्योंकि अब से तुम कोई भी अच्छा काम करने के लिए जिंदा नहीं बचोगे। मैं अपनी इस जादुई छड़ी से इस रस्सी को काट दूंगी और तुम इस दलदल में डूबकर मर जाओगे और मुझे तुम्हें यूं तड़पा तड़पा कर मारने में बहुत ही मजा आएगा। हा 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 हा। आसिमा दूर खड़ी ये सब देख और सुन रही थी। मुझे किसी भी तरह इस डायन से इसे बचाना होगा, वरना ये तो इसे आज मार ही डालेगी। मुझे जल्द ही कुछ करना होगा। तभी आसिमा को एक आइडिया आता है। वो जंगली झाड़ियाँ डायन के ऊपर फेंककर डायन को गिरा देती है। डायन बुरी तरह झाड़ी में उलझ जाती है। डायन कुछ कर पाती उससे पहले ही आसिमा डायन की जादुई छड़ी से कहती है, हे जादुई डायन छड़ी, बचा आज इस लड़के की जान, आन पड़ी विकट की घड़ी। आसिमा के इतना बोलते ही राजकुमार वहाँ से आजाद हो जाता है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें इसका अंजाम बहुत महंगा पड़ेगा लड़की। आसिमा और राजकुमार फिर उस डायन की छड़ी को उसी दलदल में फेंक वहाँ से भाग जाते हैं। अरे तुम तो बहुत बहादुर हो, जिससे मैं नहीं जीत पाया तुमने बिना डरे उसका सामना किया, वरना मैंने तो जीने का आशा ही खो दिया था।
वाय दबे, मेरा नाम सूरज है और मैं सूरजपुर का राजकुमार हूँ। मुझे तुमसे पहली नजर में ही प्यार हो गया। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आसिमा बहुत खुश हो जाती है। वो शर्माते हुए हाँ बोलकर अपने घर की ओर चली जाती है। दोनों की शादी की अच्छे से तैयारियां हो रही थी। सभी बहुत खुश थे। देखते ही देखते वो दिन भी आ ही गया जिसका सभी को इंतजार था। आज बारात आने वाली थी। सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा था। आसिमा अंदर कमरे में बैठी थी। सभी बारात आने का इंतजार कर रहे थे। तभी बाहर बैंड की आवाज आती है। सभी लड़कियां आसिमा को रूम में छोड़ बाहर बारात देखने चली जाती है। तभी डायन आसिमा के कमरे में आ जाती है। खुश तो बहुत हो रही होगी ना तुम, मेरा जादुई छड़ी छीनकर और उस लड़के को बचाकर। पर तेरी ये खुशी ज्यादा देर की नहीं है। चल मेरे साथ। नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दो, आज मेरी शादी है। डायन आसिमा की एक नहीं सुनती और अपने जादुई शक्ति से आसिमा को वहाँ से लेकर गायब हो जाती है। बचाओ बचाओ, प्लीज भगवान मेरी मदद करो, ये तो मुझे कहाँ लेकर आए हो। ये इस गांव का सबसे ऊंचा पहाड़ है। यहाँ तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा, तुम्हारा भगवान भी नहीं। तुमने अच्छा नहीं किया था मेरे साथ। अरे तो तुम कौन सा अच्छा कर रही हो? किसी निर्दोष को यूं सताना, उसे मारना बहुत बड़ा पाप है। तुम्हें इसके जरूर सजा मिलेगी। अफसोस मुझे इस बात का हो रहा है कि तुम वो दिन देखने के लिए जिंदा नहीं बचोगी। मैं तुम्हें इस पहाड़ी से गिराकर मार डालूंगी और तेरी जगह वहाँ जाकर सूरज से शादी करूंगी, फिर सबको मार डालूंगी। तुम अपने इस बुरे इरादों में कभी कामयाब नहीं होगी। भगवान बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ। और तेज चिल्ला तू, जितना तड़पेगी मुझे तुम्हें मारने में उतना मजा आएगा। बचाओ, प्लीज मुझे कोई बचाओ। मेरे घर वाले मेरा इंतजार कर रहे हैं। प्लीज मेरी कोई मदद करो। तभी एक परी वहाँ से जा रही होती है। उसे आसिमा के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। लगता है वहाँ कोई मुसीबत में है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। जैसे ही डायन आसिमा को पहाड़ी से धक्का दे रही होती है, तभी परी वहाँ पहुँच जाती है। रुक जा डायन, इस लड़की को छोड़ दे, वरना बहुत बुरा होगा तेरे साथ। परी, तू मत आ हमारे बीच, ये हमारा आपस का मामला है। मुझे अभी तुझसे नहीं लड़ना है, इसलिए तू चली जा यहाँ से। मैं इस लड़की की जान बचाए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। छोड़ इस लड़की को। तभी डायन आसिमा को छोड़ परी पर हमला कर देती है। ये ले। परी थोड़ी दूर जाकर गिरती है। अब ठीक तो है परी जी? अब परी को भी बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपनी जादुई शक्ति से डायन को उस पहाड़ी से नीचे फेंक देती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी, आपने मेरी जान बचाई। अब आप मुझे जल्दी से मेरे घर पहुंचा दे। आज मेरी शादी है, सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। घर में किसी को नहीं पता कि मैं यहाँ हूँ। आसिमा, सदा खुश रहो। मैं तुम्हारे शादी में तुम्हारे साथ जरूर चलती, पर आज मुझे कुछ जरूरी काम है। मैं तुमसे मिलने बाद में जरूर आऊंगी। और ये क्या, तुम्हारे कपड़े तो खराब हो गए। ये लो, ये उड़ने वाला जादुई लहंगा मेरी तरफ से तुम्हारी शादी का तोहफा। अब इसे जल्दी से पहन लो और अपनी आंखें बंद करो। तुम परियों से भी तेज उड़ते हुए अपने घर पहुंच जाओगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। क्या सच? बहुत बहुत धन्यवाद परी जी। अब मैं जाती हूँ, बाय बाय। आप मुझसे मिलने जरूर आना। और फिर आसिमा लहंगा पहनकर आंखें बंद करती है। वो तुरंत अपने घर पहुंच जाती है और फिर धूमधाम से आसिमा और सूरज की शादी हो जाती है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें
और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल मिनी एंजल टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।